अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। ये बायोलॉजी का एक लेक्चर है जो कि 2.2 यानी दूसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं, क्या अहम चीज़ है और बहुत आसान सा टॉपिक है, अभी आपको समझ आने वाला है। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नया लेक्चर वक्त पर मिल सके। तो सबसे पहले आपने ये वाली बात याद करनी है, ये आपके एमसीक्यूज भी हैं। एमसीक्यूज में क्या है कि आपको याद करना है कि काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। तो आपने कहना है अब तक जो दरियाफ्त हो चुके हैं वो 2 बिलियन है और जिनके अंदर से 0.5 मिलियन यानी तकरीबन चौथाई हिस्सा वो आपके पास सिर्फ प्लांट्स हैं। याद रहे कि ये प्लांट्स की, ये एनिमल्स की तादाद नहीं है बल्कि उनके काइंड्स हैं। यानी कि अगर आप इंसानों को देखो तो इंसान में आप देखो कि अगर एशिया में रहने वाले लोग अफ्रीका से डिफरेंट हैं, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग डिफरेंट दिखते हैं पर उन सबको इंसान तस्वर किया जाता है। तो ये एक किस्म बनी। तो इसी तरह से जो आपको प्लांट दुनिया में नजर आएंगे वो तो बेतहाशा है, लेकिन उनकी सिर्फ अकसाम 0.5 मिलियन है और जो एनिमल्स की काइंड है इसके अंदर वो तकरीबन 1.5 मिलियन है। तो ये आपके एमसीक्यूज भी हैं और इनको अगर मिलाकर लिख दोगे तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेटा बन जाएगा। फिर इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन क्लासिफिकेशन। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को देखो तो लिखता है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी क्लासिफिकेशन का एक सिंपल सा मतलब यह है कि आपने कुछ ग्रुप बना दिए हैं ताकि काम में आसानी हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ सारे बच्चे एक ही क्लास में नहीं बैठते हैं बल्कि उनको अलग अलग रूम्स में बिठाया जाता है। इस तरह से करने से उनको पढ़ाना आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जानदारों को जब हम ग्रुप में तकसीम कर देते हैं तो उनका पढ़ना आसान हो जाता है। तो उनको जो छोटे ग्रुप होते हैं उनको हम ग्रुप, और उनसे छोटे ग्रुप अगर हों जिनमें कुछ होशियार और नालायक बच्चों को अलग कर दिया जाए तो सब ग्रुप्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों के ग्रुप नहीं बना रहे, हम यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना रहे हैं ताकि हम अगर एक ग्रुप को समझ सकें तो उस ग्रुप में मौजूद सारे जानदार हमें समझ में आ जाएं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देम। यानी उनके अंदर जो भी एक जैसी चीजें हैं, जो एक जैसे लोग हैं, एक जैसा वो दिख रहे हैं, उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, जो डिफरेंट दिख रहे हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं एक दूसरे से। इस तरीके से कई ग्रुप बन जाते हैं। तो लिखता है दिस इज कॉल्ड, या इस तरह से करने को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो आसान बात हुई कि ग्रुप बनाने के अमल को क्लासिफिकेशन कहते हैं और वजह वही है कि इसे करने से हमारी स्टडी का लेवल आसान हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाने लगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, डिफाइन क्लासिफिकेशन, राइट इट्स एम्स एंड प्रिंसिपल्स। लेकिन मैंने इसको एक अलग क्वेश्चन की शक्ल में भी रखा है ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ जाता है, व्हाट आर एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप इसे कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना लिए हैं, उसके बाद ये किस तरह बनाए गए हैं, इसका क्या फायदा है, इसका क्या मकसद है, या कह लें इसका किस तरह से ताल्लुक जोड़ोगे, वो एम और प्रिंसिपल्स कराएंगे। मकसद क्या है, असूल क्या है। तो कहते हैं फॉलोइंग आर द मेन aims and of the classification. Number one, कहते हैं A, to determine similarities and differences among the organisms to make their study easy। यानी काम को आसान करने, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जानदारों के दरमियान सिमिलैरिटीज को देखें और डिफरेंसेस को देखें। ठीक है, ये हमारे पास एक असूल बन गया। फिर एक और असूल है क्लासिफिकेशन करने से पहले यह करते हुए, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है वो जानदार पीछे से किन जानदारों से आया है और वो कि जहाँ कहाँ से आए हैं। तो उनका ये भी हो सकता है जो जानदार अब बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रहे हो वो अपने आबा अजदाद के हिसाब से बिल्कुल सेम हो, मतलब वो एक ही आबा अजदाद से आए हों। जैसे मैं आपको छोटी सी एक बात समझाता हूँ। आप इंसान हैं, यानी हम इंसानों को जो ग्रुप में तकसीम करते हैं उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। जो मैमल्स से या आप कह लो मैमल्स को शामिल करते हैं एनिमल्स में। तो ये एनिमल्स किस तरह से आए हैं, इनसे पहले जो आपके पास डिफरेंट किस्म के एनिमल थे वो थे जो पानी के अंदर रहते थे। जैसे कि मुकम्मल तौर पे पानी में रहने वाले फिश कहलाए, और जो कुछ पानी में और कुछ खुश्की में रहते थे वो क्या थे, एम्फीबियन और रेप्टाइल। तो तरतीब इस तरह से है कि पहले फिश, फिर रेप्टाइल, फिर एम्फीबियन, फिर ह्यूमन बीइंग या कह लो कि मैमल्स आए। तो अगर मैमल के आबाओ अजदाद देखे जाएं तो वो फिश से जाके मिलते हैं। तो इस तरह से एक पूरी एवोल्यूशन बनती है कि जानदारों ने पानी से बाहर निकलकर कैसे जीना सीखा। पानी में तो उनके गिल्स थे, लेकिन जमीन पे आकर उनके फेफड़े या कह लें लंग्स बन गए। तो ये किस तरीके से रिलेशनशिप या कैसे ये एवोल्यूशन किस तरह से आया है, इसको हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो इनको भी समझकर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन में हिस्सा डालते हैं। मतलब ये कर लेने से हमें क्लासेस बनाना और आसान हो जाती हैं।
यानी अब जाहिर सी बात है सारे जानदार सिमिलर नहीं दिखते, लेकिन फिर भी सिमिलर हैं। तो वो किस तरह सिमिलर है? हो सकता है कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम हो। अब नेक्स्ट आता है जी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ग्रुप और सब ग्रुप में किस तरह के जानदारों को रखते हैं? जिनमें सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो उनको सेम ग्रुप या सब ग्रुप में रखते हैं। ग्रुप मतलब बड़ा ग्रुप, सब ग्रुप मतलब छोटा ग्रुप। और जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और आज जो एक नई एवोल्यूशनरी, देखो हमने एवोल्यूशनरी रिलेशन पढ़ा था, कहता है ये भी एक तरीके से हमें हेल्प करता है क्लासिफिकेशन में। इसी तरह से जो आपका जदीद तरीन फैक्टर है वो जेनेटिक सिमिलैरिटी है। हम डिफरेंट जानदारों के जेनेटिक मेकअप को देखते हैं, मतलब उनके डीएनए का टेस्ट करते हैं, और डीएनए का टेस्ट कर लेने के बाद हम ये देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क आया है, क्या वो जानदार सेम है? देखो मिसाल के तौर पर हम अगर ये देखें कि इंसान और चमगादड़, ये आपको बिल्कुल अलग दिखते हैं, बैट एंड ह्यूमन बीइंग, लेकिन इनके अंदर जेनेटिक सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो इस तरीके से हम इन जानदारों को एक जैसे ग्रुप यानी मैमल में रख देते हैं। तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल दे दी हैं, लेकिन ज़्यादा एग्ज़ाम्पल के साथ आप नहीं चलोगे, जो आपके बुक का पार्ट है आप बस उसको फ़ोकस करोगे। तो अब हमने ये सीखा कि अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लें, हम जेनेटिक सिमिलैरिटी के बारे में यानी बारे में सारा जान लें, तो क्या होगा? टू नो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये सब कुछ हम कर रहे हैं ताकि हम मालूम कर सकें स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक जानदार कैसा स्ट्रक्चर रखता है और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी मालूमात मिल जाती है क्लासिफिकेशन से। फिलहाल हमारी बुक में जो क्लासिफिकेशन है वो एक वास्ट टॉपिक नहीं है, बल्कि छोटा-सा टॉपिक रखा गया ताकि ये कंप्लीट कर लिया जाए और कम अल्फाज के अंदर। और मैंने भी आपको कोशिश की है कि जनरल सा पर्पस बताया जाए कि कितने किस्म के जानदार हैं, बहुत सारे हैं। फिर उनको हमने क्लासिफाई किया ताकि काम में आसानी हो जाए। फिर क्लासिफाई कैसे किया गया? हमने सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखे और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा, और ये हमने असूल बना लिए। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करते हुए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़हन में रखा और सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को भी देखा जानदारों में, किस तरह की बुनियाद पर, जेनेटिक्स की बुनियाद पर, कि जो जानदार आज बिल्कुल अलग हैं। जैसे सपोज़ करो मैं आपको एक जेनेटिक मेकअप बताता हूँ। आपको लगेगा जैसे मिसाल के तौर पर एक मक्खी और एक परिंदा सेम है, क्योंकि मक्खी के भी पर होते हैं और परिंदे के पर होते हैं, दोनों उड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों को एक ग्रुप में रखना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि जो मक्खी है उसको हम रखते हैं इंसेक्ट के अंदर, कि वो कीड़े-मकोड़े या हशरात में रखा जाता है। जबकि जो इंसेक्ट के अलावा जो परिंदे हैं उनका एक अलग ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड बर्ड्स। तो हम ये कह रहे हैं आपको कि इंसेक्ट और बर्ड बेशक एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं। इसलिए हम उनको अलग-अलग ग्रुप में तक़सीम किए हुए हैं। बज़ाहिर तो वो सेम दिख रहे हैं। तो यही आपको कहा गया है कि सिर्फ़ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी नहीं है, बल्कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या जो जेनेटिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि जानदार किस तरह का है। तो बहरहाल ये मैंने आपको छोटा-सा एक व्यू दिया है, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इसके साथ ही हम इंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है 2.3 यानी कि टैक्सोनॉमिक रैंक्स। यानी हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनमें कुछ क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स को बनाने के लिए, या लेवल्स को हम फिलहाल कहते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक। टैक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन और रैंक्स का मतलब दर्जे, यानी हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो कुछ दर्जात में करते हैं। इसके बारे में आज बहस होती है। सबसे पहले सवाल ये है कि डिफाइन टैक्सोनॉमिक रैंक। तो मैंने आपको छोटी सी मिसाल यही बताई है कि हम दर्जों के हिसाब से क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन हमारी बुक की जो तारीफ है वो कुछ इस तरह से है, द ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक रैंक्स। मतलब ग्रुप्स को ही टैक्सोनॉमिक रैंक्स कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, टैक्सोनॉमी से निकला है, क्लासिफिकेशन से निकला है, दैट इज कॉल्ड टैक्सा। तो टैक्सा का मतलब ग्रुप हो गया। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं, व्हाट इज लीनियन सिस्टम। देखो एक शख्स था जिसका नाम था कार्ल लीनियस, जो कि एक बोटैनिस्ट था, ठीक है, स्वीडिश का रहने वाला था। तो बोटैनिस्ट का मतलब जो पौधों का इल्म हासिल करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो उसने एक सिस्टम बनाया जिसके जरिए से क्या हुआ, हमने क्लासिफिकेशन की, इसलिए उस सिस्टम का नाम लीनियन सिस्टम रखा गया। ये 1735 में उसने टैक्सोनॉमिक रैंक बनाए थे। उसने 7 रैंक्स बनाए थे, जिनके अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज शामिल है। लेकिन फिर 1977 के अंदर क्या हुआ, एक और रैंक दाखिल कर दिया गया, ठीक है, बट अनदर रैंक। और ये दूसरा रैंक कौन सा था? ये रैंक था डोमेन। तो ये नया डोमेन क्या होता है इसके बारे में बहस करते हैं। लेकिन अभी आपको समझ में आया कि 7 रैंक तो लीनियस ने बनाए और फिर बाद में एक रैंक ऐड कर दिया गया 1977 में, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और टोटल मिलाकर टोटल रैंक हो गए 8।
ठीक है, हम इन रैंक को यहाँ पे गौर से देखते हैं। आपने बेटा तफ़सील से देखो, ये एक सवाल छोटा-सा हो गया और एक सवाल ये हो गया। लेकिन इसके साथ आपने ये डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ भी बताना है। अब थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं कि ये क्या है? देखो, समझो कि डोमेन एक बड़ा सारा ग्रुप है, जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है और उसके अंदर मज़ीद छोटे-छोटे सेक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, फिर दोबारा से अलग से सेक्शन होते हैं जिनको हम, जैसे डिपार्टमेंट हो गया साइंस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में साइंस डिपार्टमेंट, और साइंस के अंदर क्या हो गए, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये हो गए। फिर हर एक डिपार्टमेंट में अलग क्लास होती है, कोई फर्स्ट ईयर में होता है, कोई सेकंड ईयर में होता है, कोई थर्ड ईयर में, तो इस तरह से क्लास होती है। फिर हर क्लास के अंदर एक तरीक़ाकार से बच्चे बैठते हैं, ठीक है, गर्ल्स अलग, बॉयज़ अलग, ऐसे समझ लो। तो ये ऑर्डर बन गया और फैमिली मज़ीद उसके अंदर छोटे-छोटे ग्रुप बना दिए जाएँ। तो ये इस तरीके से चलते-चलते आखिरकार हम एक बच्चे तक पहुँच जाते हैं। तो एक बच्चा किसी एक ग्रुप में शामिल है, वो ग्रुप किसी और बड़े ग्रुप में शामिल है, इस तरह वो ग्रुप और बड़े ग्रुप में शामिल है। इस तरह एक्चुअली ये सारे के सारे टैक्सा हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं, जिनको हम तरतीब से समझते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। लेकिन इससे पहले हमारी बुक ने कुछ लिखा है कि डोमेन 3 तरह से हो सकते हैं, यानी डोमेन वाले ग्रुप 3 ग्रुप बड़े होते हैं, जिसमें आर्कियाई का मतलब है पुराना, बिल्कुल पुराना, ऐसा जानदार जो बैक्टीरिया से भी पुराना हो या उससे भी सादा हो। और फिर उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बहुत अलग-अलग किस्म के होते हैं, इसके बारे में तफ़सील से पढ़ेंगे। और फिर यूकेरिया, जिसे आप पढ़ते हैं यूकेरियोट्स, थोड़े से जदीद जानदार जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यूकेरियोट्स जो हैं ये सब के सब, यानी कि आर्कियाई, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, दिस इज डोमेन। और इस डोमेन में से फिर हर एक मजीद ग्रुप रखेगा। जैसे मिसाल के तौर पर बुक ने कहा कि किंगडम के समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि यूकेरिया एक डोमेन है और इस डोमेन में जो किंगडम्स हैं वो हैं एनिमेलिया यानी तमाम जानवर, प्लांटेई यानी तमाम पौधे, फंजाई वो जानदार जो कि डिकम्पोजर हैं, और फिर उसके बाद प्रोटिस्टा जो बिल्कुल सादा एक सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं, लेकिन उनमें न्यूक्लियस होता है। तो ये सब के सब क्या है, किंगडम है। फिर इस तरह इनके अंदर हर एक के अंदर मजीद ग्रुप हो जाएंगे जो फाइलम बनाएंगे, फिर उनके अंदर मजीद ग्रुप होंगे जो कि ऑर्डर फैमिली बनाएंगे। अगर हम अपनी बुक को देखें तो आपको बुक से समझ में आएगी बात। ये देखो, जैसे सपोज करो कि ये आपके पास एक क्या है, बड़ा ग्रुप है, इसमें से छोटा ग्रुप निकालती, कई ग्रुप थे, एक को बड़ा करके दिखाया, फिर इसमें कई ग्रुप थे, एक बड़ा करके दिखाया। तो इस तरह करते करते आखिरकार हम स्पीशीज तक पहुंचेंगे। इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल लेने के लिए हम इंसान की मिसाल ले लेते हैं। देखो, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि इंसान का जो सेल है वो न्यूक्लियस रखता है, तो इसको हम यूकेरिया से स्टार्ट करेंगे, यानी डोमेन 1 2 3 से लेकर 8, यहाँ भी 1 2 से लेकर 8 लिखा हुआ है। तो इंसान के बारे में ये सारे की सारी क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के एतबार से जो यूकेरिया है वो डोमेन है, जो एनिमेलिया है वो किंगडम है, और जो कॉर्डेटा है वो फाइलम है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, यूकेरिया में तमाम जानवर शामिल होंगे, जैसे भी हों, चाहे रीढ़ की हड्डी है, नहीं है, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, पानी में रहने वाले हैं, कहीं पर भी हैं। एनिमेलिया, अच्छा, साथ-साथ यूकेरिया में पौधे भी साथ शामिल हैं, ठीक है? जो जदीद पौधे हैं। फिर उसके बाद उनमें सिर्फ़ एनिमल को अगर अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा फ़ाइलम यानी किंगडम एनिमेलिया। फिर उसमें कुछ जानदार रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ भाग सकते हैं, कुछ उछल सकते हैं, उसके हिसाब से अलग कर देंगे, जैसे कि कॉर्डेटा। फिर उसके बाद उनमें कॉर्डेटा आमतौर पे वो जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। हमारी बुक में इतनी तफ़सील नहीं है, इसलिए मैं इतनी तफ़सील में नहीं जा रहा, बट ये है कि थोड़ा-थोड़ा समझाने के लिए बात पूरी कर रहा हूँ। तो कॉर्डेटा के बाद मैमेलिया, वो जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके जिस्म पर बाल होते हैं, जैसे इंसान, रीछ, ठीक है ना? और बंदर, ये सब के सब हो गए, और चमगादड़ भी इवन के। फिर है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स आमतौर पे पुराने ऐसे जानदार हैं जो इंसान जैसे दिखते हैं, जिसके अंदर बबून्स हैं, जिसके अंदर मंकीज़ हैं, इस तरह के भी शामिल हैं, और इंसान खुद भी शामिल है, और इंसान जैसे दूसरे दिखने वाले जानदार भी शामिल हैं। फिर होमोनिडाई, जब होमो का वर्ड आता है तो उसका मतलब है वो जानदार जिसके अंदर अक्ल है, समझ है, बूझ है, यानी इंसान जैसे हैं, लेकिन ये सिर्फ इंसान अकेले नहीं है, बल्कि कुछ बंदर वगैरह भी ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक क्या रखते हैं, इंसान जैसी ताकत रखते हैं, दिमागी ताकत रखते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, अब आप यहाँ पर देखें, देखो ये है जी वो ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे जानदार दिख रहे हैं, जैसे कि देखो इंसान जैसे, ठीक है, ये बंदरों की अलग-अलग नस्लें हैं, इसके अंदर कोई कोआला है, इसके अंदर कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, इस तरह के जानदार, ठीक है? ये एक ऑर्डर दिखाया गया है। इस ऑर्डर के बाद आगे चलते हैं, तो वो जानदार हैं जो कि इनके अंदर मज़ीद कुछ कम कर दिए गए हैं, पर इन जैसे दिख भी रहे हैं, फिर और कम कर दिए गए हैं, फिर और कम कर दिए गए, आखिरकार हम होमोनिडाई तक पहुँचे हैं। अब होमोनिडाई में
ऐसे जानदार हैं जो सिर्फ आपको इस तरह इंसान और बंदर जैसे जो अक्लमंद हैं वो नजर आते हैं, दो पाँव पे चलते हैं, अपनी फैमिलीज बनाते हैं और फिर मुकम्मल जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, ये है कि वो अलग अलग जगहों पे होते हैं। फिर होमोनिडाई के बाद होमो, अब ये वो जानदार हैं जिन्हें हम होमो के नाम से पुकारते हैं। ये इसका जीनस भी है, इसको जॉनरा भी बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। अगर आप कहेंगे इसका जॉनरा ये है, तो जॉनरा मतलब टाइप। और बिल आखिर जब हम मजीद जाएंगे तो आपके पास ये मजीद कम होते होते बिल आखिर इंसान तक पहुंचेगा, जिसको हम कहते हैं होमो सैपियंस। तो देखो, एक जानदार एक बड़े ग्रुप में शामिल है, सिमिलर ग्रुप में जितनी करीब करीब होंगे ना, मतलब जीनस और स्पीशी के करीब करीब होंगे, उतने यकसा जानदार, एक जैसे जानदार होंगे। और जितना दूर चले जाएंगे उतना उनमें क्या हो जाएगी, बायो डाइवर्सिटी, अलग अलग जानदार, बड़े बड़े, मतलब छोटे बड़े ऊंचे कीड़े मकोड़े जैसे दिखने वाले भी इवन के शामिल हो सकते हैं। तो देखो, ये ग्रुप बड़ा होता चला जा रहा है। इस तरह होते 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 बिल आखिर हम देख रहे हैं कि एक बड़े ग्रुप के जानदार यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस तरह से हम तकसीम करते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि हमारे पास गौर करने पर इंसान को भी डिवाइड किया जा सकता है और उसकी एक, इसे कहते हैं हायरार्की, टैक्सोनॉमिक रैंक भी बोलते हैं। अच्छा, आखिरी जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड स्पीशी। तो इसका मतलब है ये सारे जानदार शामिल हैं दुनिया के। फिर उसके बाद क्या है, उसमें से हमने प्लांट और एनिमल अलग कर लिए। फिर एनिमल जो थे उनके अंदर से कुछ सेम दिखने वाले अलग कर लिए। फिर उनमें जो ज्यादा सिमिलर थे उनको अलग कर लिए। इस तरह ग्रुप बनाते बनाते आखिरकार स्पीशी तक पहुंचे। अब स्पीशी की एक तारीफ है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद कर लेना। स्पीशी ऐसा ग्रुप है जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स रखता है, यानी कि उनमें इंसान 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 ही होंगे, या कबूतर 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 ही होगा, या बिल्ली 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 ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वो घोड़े घोड़े हैं तो घोड़े में कुछ गधे भी शामिल कर दो, नहीं, घोड़े अलग से स्पीशी हैं और गधे अलग से स्पीशी हैं। और दूसरी इसके अंदर शर्त है कि बाज़-औक़ात ये शर्त भी मुकम्मल करनी बहुत ज़रूरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड दे कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब होता है एक जानदार दूसरे जानदार के साथ मिलकर अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है। जैसे कि इंसान अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं, बिल्लियाँ अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके पास हो सकता है। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जानदार काफ़ी एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कि एक मेयर यानी कि घोड़ा की फीमेल और डंकी, अगर इन दोनों के क्रॉस से हम नए जानदार पैदा कर दें, तो हो सकता है वो भी, और उसे हम कहते हैं म्यूल। अब म्यूल के अंदर क्या खासियत ये है कि वो वज़न तो उठा सकता है, वो जानवर तो है, लेकिन वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पर एक तीसरी शर्त भी ऐड कर दी गई है और वो है कि प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो फर्टाइल का मतलब होता है जो मजीद अपनी नस्ल पैदा कर सके। तो अब आपको समझ में आया कि स्पीशी एक ऐसी चीज है जो ऐसे ग्रुप का नाम है जिसमें जानदार भी एक जैसे दिखने चाहिए, वो आपस में मिलकर नस्ल को बढ़ा भी सकते हो, और जो वो नई नस्ल पैदा करें उस नस्ल के अंदर ये खासियत हो कि वो भी आगे नस्ल पैदा कर सके, तो फिर हम कहेंगे स्पीशी। जैसे सपोज करो अगर म्यूल के जो पेरेंट्स हैं, यानी एक डोंकी और एक मेयर, तो वो स्पीशी नहीं है, क्योंकि म्यूल के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो अपनी नई नस्ल पैदा कर सके। इसलिए म्यूल जिसका नतीजा है, जिन जिन मतलब से पैदा हुआ है, वो स्पीशी नहीं है। इस तरह स्पीशी को डिफाइन करना आसान हो जाता है, और ये शर्तें जब तक नहीं पूरी होती उस वक्त तक स्पीशी मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं हो सकती। तो अब आपने देखा कि कितना आसान सा हमारे पास टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और इसमें से किसी किस्म की कोई कमी आपको लगती हो या आपको कोई समझ ना आता हो, वो आप मुझे ज़रूर बताया करें। और सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, दूसरों तक शेयर भी करनी है मेरी बात, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है, आपका जो ये एक्शन होता है। बाकी लाज़िम तौर पे थम्स अप किया करें, लाइक ज़रूर करके जाया करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।